नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू होने में सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों अलायंसेज में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीटों का झगड़ा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। एनडीए की प्रॉब्लम बढ़ाई है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने। महागठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी तेजस्वी को लगातार टेंशन दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो साफ साफ कह दिया कि 15 से कम सीटों पर कुछ मंजूर नहीं। अगर 15 सीटें नहीं मिली तो एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। चिराग पासवान ने सीधी सीधे धमकी तो नहीं दी, लेकिन ट्विटर पर लिखकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। चिराग ने लिखा कि पापा हमेशा कहते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि चिराग ने यह भी कहा कि सीटों को लेकर उन्हें कोई पेच नहीं फंसाया है और ना ही वो नाराज हैं। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, तय हो जाएगा। इसी तरह की हालत महागठबंधन में है। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने 2 दर्जन उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। 2 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी 60 से 40 पर आ गई है। कांग्रेस को भी अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अलायंस में गड़बड़ी हुई तो सब सड़क पर आ जाएंगे और फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के बड़े बड़े नेता खामोश हैं। इन सारी बातों पर किसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सब टेंशन में है। ये टेंशन कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, रास्ता कैसे निकलेगा, एनडीए और महागठबंधन में हलचल क्या है, भीतर ही भीतर हो क्या रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी के तेवर से। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। उनका बेटा संतोष मांझी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है। एचएम एनडीए का सहयोगी दल है। मांझी ने आज भी कहा कि वो मोदी के चेले हैं, मोदी जो कहेंगे वही होगा। लेकिन इसके बाद मांझी ने तेवर दिखाए, कहा पार्टी के आत्मसम्मान की बात है, पार्टी को मान्यता दिलाना जरूरी है, इसके लिए कम से कम 15 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। जीतन राम मांझी पिछले 1 महीने से बार बार कह रहे थे कि उनकी पार्टी को कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। फिर बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद वो 15 पर आए। आज सुबह सुबह मांझी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी की कुछ लाइनों में थोड़ा बदलाव करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रोको अपनी धरती तमाम। 15 ग्राम से मांझी का तात्पर्य 15 सीटों से है। और इसके बाद मांझी कैमरे के सामने आए और उन्होंने अपनी मांग दोहरा दी। यह भी बता दिया कि वो 15 सीटों की मांग क्यों कर रहे हैं। हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है, यही तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। तो हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। हम हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। यही तो मांग मेरी है। अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे।
इसके बाद जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है। उन्होंने प्लान बी भी तैयार करके रखा है। मांझी ने कहा कि एचएम को रीजनल पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए असेंबली इलेक्शन में पार्टी को 6% वोट मिलना जरूरी है। इसके लिए वो उन 70-80 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं जहां पार्टी को 20-25 हजार वोट मिलने की उम्मीद है। या एक विकल्प ऐसा भी हम सोचते हैं, हमारे बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि 6% वोट लाना चाहिए विधानसभा के चुनाव में। तो अभी जहां जहां एनडीए का जो विधानसभा की बैठकें हुई उसमें हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग सब जगह में जहां भी मीटिंग हुई वहां हम 60%, 70% हमारे कार्यकर्ता रहे। नेता जो रहे जदयू के और भाजपा के, वो नेता रहे, वो मंचासीन रहे, हमारे लोग नीचे रहे। और उस चीज़ को अगर देखते हैं तो हमारा बिहार में कम से कम 70-80 सीट ऐसे हैं जहां हम 20,000, 25,000 वोट ले सकते हैं, ला सकते हैं। तो वैसे में हम विकल्प कभी सोच सकते हैं कि अपना बिहार पॉलिटिकल करियर ठीक रखने के लिए। तो आपने देखा जीतन राम मांझी थोड़े रूठे हुए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी थोड़े नाराज हैं। हालांकि चिराग पासवान ने आज कहा कि नाराजगी की खबरें दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। वो नाराज बिल्कुल नहीं है, सीटों का बंटवारा सही वक्त पर हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मिलने पटना गए थे तो चिराग दिल्ली चले आए थे। बीजेपी नेताओं के फोन भी उन्होंने रिसीव नहीं किए। कल धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई, लेकिन सीटों पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया। आज भी कोई मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। इसलिए चिराग दिन भर बिहार में अपने पैतृक गांव में रहे। हालांकि उन्होंने अपने रुख के संकेत सुबह ही दे दिए। चिराग ने ट्विटर पर लिख दिया, पापा ने उन्हें झुकना नहीं, डरना नहीं, हक के लिए लड़ना सिखाया। खगड़िया में चिराग ने कहा कि उन्होंने सीटों को लेकर कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं की है। उनका एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट। इसलिए सीटों का बंटवारा भी सही समय पर आराम से हो जाएगा। ये जानकारी तो मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से आप सबके पास है ही, क्योंकि मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज हैं तो आज चिराग खुश है। आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। ऐसे में जो अधिकृत जानकारी है वो जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। बिहार को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट यह है कि चिराग पासवान ने कल पटना में अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पार्टी के नेताओं के राय मशवरे के बाद चिराग बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, चिराग ने जो कुछ किया है मैंने अभी दर्शकों के साथ शेयर किया, अब आपके पास क्या अपडेट है? आज रात वो दिल्ली आ रहे हैं। पटना से जो लास्ट फ्लाइट है दिल्ली की, इससे वो दिल्ली आ रहे हैं और कल की बैठक में इसका मतलब वो नहीं रहेंगे। और इससे पहले अरुण भारती जो कि पार्टी के सांसद हैं, उनको चिराग पासवान ने दिल्ली में जो बातचीत हुई थी, और विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, और इन दोनों के साथ बातचीत में जो बीजेपी की तरफ से कहा गया था, तकरीबन 50 मिनट की बैठक चली थी, तो उस बात को पार्टी के नेताओं के सामने उन्होंने बता दिया है। और कल वो सभी नेता बैठकर डिस्कस कर लेंगे और फिर अपनी राय वो बताएंगे चिराग पासवान को, और उसके बाद आगे का सफर तय किया जाएगा। सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिलती है और जो एलजेपी सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है, उसमें नंबर्स की बात हमें ये बताई गई थी कि 43 सीटों पे उन्होंने अपना होमवर्क किया है। और फिर मैंने ये कहा कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कितनी सीटें मिले, तब उनका ये आकलन था कि कम से कम 30 के आसपास तो सीटें उन्हें मिल जाएंगी। और एक इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी थी
कि जो चयनित सीटों का मामला है, यानी कि कौन सी 30 सीटें हैं, वो भी एक इशू था जो कि अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि अधिकतम 20-22 सीटों पे ही ये निपटारा किया जाए, क्योंकि बाकी रिकमेंडेशन भी करना है, बाकी सहयोगी दलों को भी रिकमेंडेशन करना है, अब खुद भी लड़ना है, जेडीयू को भी लड़ाना है। तो ये देखना होगा कि अगले 3 दिनों के भीतर कैसे ये हो जाता है। 12 तारीख को बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले इस फॉर्मूले पर मुहर लगा दिया जाए, और चाहे सीटों को लेकर जो भी थोड़ी बहुत आगे पीछे बातचीत होनी है। आकलन ये है कि इस समय अब जबकि 14 तारीख के बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाना है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कुछ सहयोगी दलों के पास भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर वो दबाव बना सके। हालांकि रजा जी, एक चीज़ बहुत दिलचस्प होगा कि जब से एलजेपी पार्टी का गठन हुआ है 2000 से ही देख लें, कभी भी विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के साथ नहीं लड़ी है, और हमेशा से उसको नीतीश कुमार को लेकर एक समस्या आगे भी रही, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने एससी कम्युनिटी के भीतर एक महादलित क्रिएट करने की कोशिश की। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में एससी कम्युनिटी में अगर एससी की आबादी की बात करें तो उसका 30 से 35% आबादी वो है, और जो कि पासवान कम्युनिटी है। तो बाकी कैटेगरी के साथ एक महादलित बनाने की नीतीश कुमार ने कोशिश कर उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की थी, और वो 36 का रिश्ता हमेशा ही एलजेपी और जेडीयू के भीतर नजर आते रहा। अब क्या इस बार के चुनाव में वो चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाएंगी? पिछली बार चिराग पासवान जिन शर्तों को नहीं माने, क्या इस बार वो मान लेंगे? ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली रहेगी। रजा जी, देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देवेंद्र पाराशर बता रहे हैं कि चिराग कम से कम 30 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनकी पार्टी को 20-22 सीटें देना चाहती है। उम्मीद है कि 11 अक्टूबर से पहले एनडीए में सीटों को बंटवारा हो जाएगा, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं होगा। बड़ी बात यह कि इस बार सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन के नेता भी संभल कर बोल रहे हैं। पब्लिकली कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा सीटों के लिए अपनी अपनी तरह से तेजस्वी यादव पर प्रेशर जरूर बना रहे हैं। कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा होने से पहले ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार शुरू कर दिया। आज दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की मीटिंग हुई। बताया गया कि कांग्रेस ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। इनमें से 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय भी कर दिए, और यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद अपनी मौजूदा सीट कदवा से चुनाव लड़ेंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद राजेश राम ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो सभी अलायंस पार्टनर्स को थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, और कांग्रेस इसके लिए तैयार है। चूंकि कई पार्टनर हैं, सबका अलग अलग स्लॉट है, उस स्लॉट पे जा करके उनकी ओपिनियन से हमारे ओपिनियन सब एक दूसरे से अवगत हो रहे हैं। ठीक है, आप मांगने का अधिकार सबको है, और ये भी पता है कि जितना मांग रहे हैं वो सब मांगने लगेंगे हम, तो सबको उतना मिलना नहीं है। तो ये यदि राजनीतिक तौर से देखें और यदि हमको बीजेपी को रोकना है तो ये पता है कि हमको सब कोई को मिलजुल करके लड़ना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कहना कि कांग्रेस भी बलिदान करने के लिए तैयार है, सीटें छोड़ने को तैयार है। बड़ी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। असल में कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कम से कम 60, और तेजस्वी कांग्रेस को 48 सीटें देना चाहते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि बातचीत होगी तो 50-55 सीटों पर बात बन जाएगी। मुकेश सहनी भी 60 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो अलायंस की मजबूरी समझते हैं, इसलिए उनकी पार्टी 40 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद मुकेश सहनी ने दार्शनिक अंदाज में कहा, अगर सभी दलों ने त्याग नहीं किया तो सब सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सबको समझनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। हम लोग गठबंधन टूटेगा तो हम सब लोग रोड पे रहेंगे। गठबंधन रहेगा तो हम लालू जी के विचार को लेकर सरकार में रहेंगे। अगर गठबंधन टूटेगा तो हम सब रोड पे रहेंगे, फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो गठबंधन तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बड़ा इंटरेस्ट, लार्जेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए गठबंधन बनाया है, और भाजपा को भगाना है। तो 2 सीट कम या ज्यादा वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम तो पहले इच्छा रखते थे 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन हमने इसमें बहुत हद तक सीट हमने कम कर दिया। अगर 60 नहीं तो कितनी सीट आपको मिलेगी? के नीचे है, 40 के नीचे है। बिहार का चुनाव हो और सीटों को लेकर झगड़ा ना हो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले स्थिति बेहतर है। सारी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। नेगोशिएट करने के लिए कोई कुछ भी कहे, आखिरकार छोटी बड़ी सब पार्टियां मान जाएंगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों का बंटवारा आराम से होगा। सीटों के कारण कोई छोड़कर नहीं भागेगा। इस मामले में नया प्रयोग करने वाले प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा फायदे में हैं। वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। न किसी अलायंस की मुसीबत, न किसी को मनाने की जरूरत।
उनकी पार्टी में न जाति का कोई झगड़ा है, न लीडरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट है। जनसुराज पीके का आइडिया है, पीके की पार्टी है, हार भी उनकी होगी, जीत भी उनकी होगी, इसलिए बाकियों के मुकाबले प्रशांत किशोर की टेंशन सबसे कम है। बिहार चुनाव पहले सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में फाइट नहीं हो रही थी, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के घर में भी चुनावी दंगल देखने को मिला। पवन सिंह इस बार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से बात की थी, और इसके बाद अचानक सीन में पवन सिंह की वाइफ आ गई। उनकी वाइफ ज्योति और पवन सिंह अलग अलग रहते हैं। कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन 2 दिन पहले जब पवन सिंह लखनऊ में थे तो ज्योति अचानक पवन सिंह के घर पहुंच गई, पवन सिंह से मिलने की जिद करने लगी। पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया और चुपचाप घर से निकल गए। रात भर ड्रामा हुआ। इसके बाद आज पवन सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा ज्योति उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही हैं। लंबे वक्त से ज्योति को उनकी याद नहीं आई। अब चुनाव से ठीक पहले उन्हें बदनाम करने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए ज्योति ने सियासी ड्रामा रचा है। पवन सिंह ने कहा हकीकत यह है कि ज्योति खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं, खुद विधायक बनना चाहती हैं, उनसे टिकट दिलवाने की मांग कर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए तो यह सारा नाटक किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। इसके बाद पवन सिंह इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पवन सिंह ने कहा कि वो रात में थककर लौटते हैं, न बेटी का चेहरा दिखता है, न पत्नी दिखाई देती है, स्टाफ के साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाकर सो जाते हैं। ये सब दुनिया को दिखाई नहीं देता। पवन सिंह ने कहा महिलाओं के आंसू तो हर किसी को दिख जाते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ ही देर बाद ज्योति सिंह भी पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आई। पवन सिंह ने 3 मुद्दे उठाए थे। पहला, ज्योति उनसे टिकट दिलवाने की मांग की थी। दूसरा, ज्योति विरोधी दलों के हाथों का मुहरा बन गई है। और तीसरा, ज्योति किसी पार्टी से टिकट लेकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं। ज्योति सिंह ने तीनों के जवाब दिए। उन्होंने कहा अगर पवन सिंह उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जहां तक टिकट दिलवाने की बात है तो जो शख्स
खुद टिकट नहीं ले सका, वो दूसरे को टिकट क्या दिलवाएगा? और इसके बाद ज्योति ने इस बात को कंफर्म किया कि वो एक पार्टी के संपर्क में हैं। अगर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो काराकाट सीट से किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तब 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से? मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी? पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच में रिश्ते का जो तनाव है ये उनका पर्सनल मामला है, इसकी प्रिवेसी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन दोनों की राजनीति पब्लिक डोमेन में है। साफ है कि भोजपुरी स्टार की वाइफ उन पर प्रेशर बनाने के लिए बयान दे रही हैं। यह भी दिखाई देता है कि ज्योति सिंह अकेली नहीं है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल फोर्स है जो पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतरने से रोकना चाहती है। पिछली बार भी जब पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनके खिलाफ जबरदस्त कैंपेन हुआ था। इस बार भी जब वो बीजेपी से टिकट मांगने गए उसके बाद उनके लिए पब्लिक एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश हुई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज अखिलेश यादव रामपुर जाकर आजम खान से मिले। हालांकि अखिलेश यादव अपने साथ रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को लेकर गए थे, लेकिन आजम खान ने सुबह से क्लियर कर दिया था कि वो अखिलेश से 1-to-1 बात करेंगे, न तो उनके साथ कोई होगा और न ही अखिलेश अपने साथ किसी को लेकर आए। इसके बाद अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया और अकेले रामपुर पहुंचे। बंद कमरे में अखिलेश और आजम की 2 घंटे तक बात हुई। मीटिंग के बाद आजम खान ने कहा वो कोई डाल के पंछी नहीं है, आज इस डाल पर कल उस डाल पर, वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भी आजम खान को समाजवादी पार्टी का सबसे पुराना और सबसे मजबूत दरख्त बताया। अखिलेश ने कहा कहने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि आजम खान का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है। बीजेपी आजम खान पर जुल्म कर रही है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आजम खान पर लगे सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी। मैंने आप क्या नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? सांसद नहीं आया आपके साथ नदवी साहब? अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? बंद कमरे में जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई ये ना तो आजम खान ने बताया न ही अखिलेश ने, बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजम खान ने सुबह सुबह यह साफ कर दिया था
वो ये भूले नहीं है कि अखिलेश ने उनके विरोध के बाद भी रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया और इसके बाद नदवी ने मौके बेमौके आजम खान के खिलाफ बयानबाजी की। यहां तक कहा कि आजम खान सुधार गृह में है, उम्मीद है सुधर कर बाहर आएंगे। इसलिए आज जैसे ही आजम खान को यह पता चला कि मुहिबुल्लाह नदवी भी अखिलेश के साथ रामपुर आ रहे हैं, तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि नदवी कौन है वो तो जानते नहीं, इसलिए वो सिर्फ अखिलेश से मिलेंगे। कार्यक्रम तो है नहीं, सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ बात है से नहीं। सर, अभी तक समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, मैं वाकिफ हूं। अभी तक मेरी आपसे बड़ी मुलाकात बदनसीबी है, मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सभा के सांसद हैं, उनको आना चाहिए था। नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि ना मुझसे मेरे सामने जिक्र न करें। अखिलेश यादव और आजम खान का रिश्ता पुराना है। आजम खान मुलायम सिंह यादव के सबसे विश्वसनीय नेताओं में से एक रहे हैं, पर आजम खान का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो कड़वी बात कह देते हैं, लेकिन अंदाज ऐसा है कि कड़वी बात को भी चाशनी में घोलकर पेश करते हैं। इसीलिए आजम खान की बात के कई कई मतलब निकाले जाते हैं। इतना जरूर है कि आजम खान आजकल काफी बिटर हैं। उन्हें लगता है कि मुसीबत के वक्त में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात का हर कोई अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने में लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी अमित शाह से इतनी नाराज क्यों हैं। ममता बनर्जी ने आज अमित शाह की तुलना मीर जाफर से कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह से सावधान रहने की सलाह दी। असल में आज सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक टीम कोलकाता पहुंची। इस टीम ने चुनाव अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बंगाल में वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की तैयारियों का जायजा लिया। बस ममता इस बात पर भड़क गई। नॉर्थ बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके ममता बनर्जी जैसे ही कोलकाता पहुंची तो उन्होंने अमित शाह पर हमला किया। ममता ने कहा कि बंगाल में बाढ़ के हालात हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात करके लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है और यह सारा खेल अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अमित शाह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी को अमित शाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी वो मीर जाफर की तरह उनसे कुर्सी छीन सकते हैं। इस देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से, आई हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट, बट आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ एरोगेंट एंड डिक्टेटर गवर्नमेंट। They should remember, today they are in power, tomorrow may not be. Nothing is permanent. मीटिंग करके उसको लीडर आके बोलता है बंगाल में हम कয়েক लाख वोट का नाम बांट देंगे। आप कहिए, अभी नेचुरल कैलामिटीज, रेनी सीजन, फेस्टिवल, इसमें 15 दिन का अंदर ऐसा या थोड़ा ही होता है, सबको नाम तुलना पड़ेगा। ये क्या सोचता है ये लोग? बीजेपी का पार्टी का कमीशन होगा न, कमीशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविक राइट्स ऑफ द पीपुल होगा। ये पूरा अमित शाह का खेल है। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामूली काम करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर नोज एवरीथिंग। आई एम सॉरी टू से, वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, डोंट ट्रस्ट अमित शाह ऑलवेज। एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जाफर हो जाएगा, पहले से ख्याल कीजिए। मॉर्निंग शो कर दे। ममता बनर्जी और अमित शाह की अदावत पुरानी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने अपनी रणनीति से ममता की नाक में दम कर दिया था। इस बार फिर अमित शाह ने एडवांस में दांव चल दिया, इसीलिए दीदी गुस्से में है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इक्वेशन इतनी स्ट्रांग है कि इनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा, केजरीवाल ने ऐसी ही चाल चली थी। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं।
यह भी कहा था कि 75 साल पूरे होने पर मोदी रिटायर हो जाएंगे। केजरीवाल की दोनों बातें गलत साबित हुई और दिल्ली के चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आज हैदराबाद से हैरान करने वाली खबर आई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में सेना की जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दी है। सेना के अफसर लोगों को बता रहे हैं कि ये जमीन आर्मी की है, इसलिए जमीन पर कब्रिस्तान नहीं बन सकता और रेवंत रेड्डी की सरकार खामोशी से तमाशा देख रही है। इस जमीन के अलॉटमेंट की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। असल में जुबली हिल्स असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन होना है। 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन का भी ऐलान हुआ और यहां भी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक 2 दिन पहले रेवंत रेड्डी की सरकार ने जुबली हिल्स में आर्मी की 2500 स्क्वायर यार्ड जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी। जैसे ही सरकारी फरमान मिला तो इलाके के लोग इस जमीन पर कब्रिस्तान का बोर्ड लगाने पहुंच गए। आर्मी के अफसरों को खबर मिली तो सेना के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को रोक दिया। अभी मैं बता रहा हूँ, ये देख रहे हो ये रोड से लेके ये पूरा जमीन हमारा है। जो भी सरकार है जो कुछ किया वो रोड हमने दिया। अभी ये रोड चौड़ा भी होना है, पता है, इसके ऊपर नापा ये हो गया है, फिर हमने काम रोका। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे, सीधे बता रहा हूँ मैं। हमें यहाँ बांध भी लगाएंगे, अभी टहनियाँ भी लगाएंगे। जब हमें आदेश मिलेगा मेरे तरफ से लैंड पूरा ले लेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ। काम करिए, आप आएगा वो चैनल वाइज मेरे पास उनको करा दो सर, आपका नंबर आपके चैनल के साथ। लेकिन ऐसे ये बोल काटना, ये करना, आपका नंबर बोलिए। जैसे ही आर्मी की जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट करने की खबर आई तो इस पर सियासी पार्टियां भी एक्टिव हो गई। केसीआर की पार्टी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के वोट के चक्कर में कांग्रेस की सरकार ने यह गड़बड़ की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुसलमान भी असलियत समझ चुके हैं। इलेक्शन कोड के आने के 2 दिन पहले इन्होंने क्या किया, अलकापुरी कॉलोनी के पास 2500 गज का एलोकेशन का जियो रिलीज कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, वहां पे आर्मी ऑफिशियल्स आ गए और कहने लगे कि ये किसी और का लैंड नहीं है, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा सकते, ये डिफेंस का लैंड है। यार, एक सरकार में रहकर आपके नीचे वक्फ है, आपके नीचे मंत्री है, ड्यू डिलिजेंस आप अनाउंस करने से पहले चुनाव में अगर आपको इसका कोई नतीजा आना चाहिए, अगर वो आपकी सोच है, तो उससे पहले आप एटलीस्ट मुसलमानों को धोखा ना करे, उसके बारे में वो लैंड के बारे में आपको जानना चाहिए था। आर्मी आ गए क्योंकि उनके लैंड के ऊपर कांग्रेस सरकार ने दे दिया ये। और एक चीज, मुसलमानों ने वक्फ लैंड नहीं पूछा, उन्होंने सरकारी जमीन पूछी। सरकारी जमीन देना चाहिए था सरकार को, वक्फ लैंड तो वो तो उनका ही प्रॉपर्टी है, पर वो इन्होंने अनाउंस कर दिया और उसके बाद जश्न करना शुरू कर दिया ये सब कि हमने ये किया वो किया, हमें वोट आने वाले। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को यह खेल उल्टा पड़ सकता है। अगर कांग्रेस अपीजमेंट के जरिए 33% मुस्लिम वोटर को खुश करना चाहती है तो इसके खिलाफ 2/3 हिंदुओं का वोट भी एकजुट हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में उन लोग कुछ पेक्यूलियरली सोच रहा, क्यों बोले तो इधर वो सामाजिक वर्ग का ज्यादा वोट है बोल के उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा। मगर उन लोगों को ये चीज तो ध्यान में रखना पड़ता, 1/3 वो सामाजिक वर्ग है तो 2/3 दूसरा सामाजिक वर्ग भी है। उसीलिए कभी कुछ एक्ट आप लेना चाहता है थोड़ा देखभाल करके समाज में सब लोगों को एक तरीका देखो बोल के हम लोग ये कर रहा उन लोगों को। अब कांग्रेस के नेता इस मामले में डिफेंसिव पर हैं। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जो जमीन सरकार ने कब्रिस्तान के लिए अलॉट की है वो वक्फ की जमीन है, उसके करीब ही आर्मी की जमीन है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है। इस विवाद को बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि वो डिफेंस लैंड को थोड़ा सा लगा हुआ है, तो जब जहाँ कहीं भी डिफेंस लैंड के बाजू कुछ भी ज़मीन होती है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्लेम करने की कोशिश करते हैं।
हकीकत यह है कि वो कोई डिफेंस लैंड नहीं है, वो एक गजेटेड वक्फ है और उसके अंदर एक कदीम मस्जिद है जो 400 साल पुरानी है, वो भी मौजूद है। तो अभी ये क्लेम करना, इस तरह से डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब जी जो है उसको जो है ना कलेक्टर को इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, पेपर भी चेक करो, उनका भी पेपर चेक करो, गजेटेड भी पेपर चेक करो, जो है वो है। गवर्नमेंट जब अलॉट की है तो वक्फ बोर्ड ही वक्फ की लैंड ही अलॉट की है। अगर जमीन वाकई में आर्मी की है और उसे कब्रिस्तान के लिए दे दिया गया तो ये चिंता की बात है। अगर जमीन के अलॉटमेंट की टाइमिंग असेंबली बाई इलेक्शन से कनेक्टेड है तो ये और भी खराब बात है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक मजबूत नेता हैं, पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें चुनाव जीतने के लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में सरकार दूसरे देशों के सामने घुटने टेक देती थी, देश हित को, देश के आत्मसम्मान को किनारे रख देती थी। लेकिन अब बदला हुआ भारत है। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। असल में नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में मेट्रो के तीसरे फेज और नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, फिर पी चिदम्बरम के बयान की याद दिलाई। कहा अब तो कांग्रेस के बड़े नेता भी मान रहे हैं कि 2008 के मुंबई हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने विदेशी प्रेशर में इसकी परमिशन नहीं दी। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे घर में घुसकर दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह करता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। मैंने पी चिदम्बरम का वो इंटरव्यू देखा है जिसका रेफरेंस प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। चिदम्बरम ने जो कहा उसका मतलब साफ था। एक तो ये कि 26/11 के हमले के बाद वो पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते थे, सेना ये तैयार थी। दूसरा,
सरकार ने अमेरिका के प्रेशर में आकर एक्शन नहीं लिया, और तीसरा, विदेश मंत्रालय ने यह कन्वे किया कि अमेरिका ने एक्शन लेने से मना किया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यह बात पहले भी सामने आई है, पर जब उस सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके पी चिदंबरम खुद ये बताते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। मोदी ने इसका जिक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। मोदी ने बाजी पलट दी है। पहले तो अपने एक्शन से बताया कि वो न झुके न डरे, और आज जनता को याद दिला दिया कि असल में कांग्रेस की सरकार थी जिसने 26/11 के समय अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। अब बात करते हैं देश भर में फैले जहरीले कफ सिरप की। जहरीले कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, और इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें एक्शन में आई हैं। कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच हो रही है, सैंपल इकट्ठे करके लैब में भेजे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं, पुरानी दवाओं के स्टॉक को जब्त करके नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि जहरीले कफ सिरप से सबसे ज्यादा 20 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई है, इसलिए मोहन यादव की सरकार छिंदवाड़ा में घर घर जाकर कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बोतल्स इकट्ठी कर रही है। सरकार का दावा है कि कोल्ड्रिफ सिरप की कुल 660 बोतल सप्लाई की गई थी। अब तक 446 बोतल्स बरामद की जा चुकी हैं। सरकार अब छिंदवाड़ा में सर्दी, खांसी और बुखार के शिकार बच्चों का सर्वे भी करा रही है। अब तक 2262 घरों का सर्वे हुआ। पता चला कुल 562 बीमार बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 509 ठीक हो गए, 33 बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। इनमें से 20 बच्चों की दुखद मौत हुई। नागपुर में अभी भी गंभीर रूप से बीमार 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने नागपुर जाकर बच्चों का हाल देखा, लेकिन भोपाल लौटकर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार ने इस कफ सिरप पर 2 साल पहले ही पाबंदी लगा दी थी, इसलिए सारी गलती जहरीला कफ सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोर वालों और इस सिरप को प्रेस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स की है। इसीलिए इन सब के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अभी सूचना के मुताबिक तो छिंदवाड़ा जिले में ही 600 शीशियाँ गई, जिसमें जो उपयोग हो गई और उसके अलावा जो नहीं हो पाई, लगभग 443 शीशियाँ हम लोगों ने रिकवर की हैं। बाकी जो शीशियाँ हैं उसको भी रिकवर कर रहे हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर में भेजा जा रहा है छिंदवाड़ा जिले में कि यदि ये कोल्ड ड्रिप सिरप यदि किसी के घर में है तो उसको हम रिट्रीव कर लें, उसको वापस ले लें, और कोई भी शीशी किसी घर में किसी के दुकान में ना हो, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। गवर्नमेंट सप्लाई इस सिरप की नहीं होती है, ये प्राइवेटली फैक्ट्री ने बनाया, अपने स्टॉकिस्ट को भेजा, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर्स को भेजा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। इस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चों को दे दी गई। यदि कोई कफ सिरप में लेबल नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कफ सिरप सही नहीं है, वो कंपनी सही नहीं है। तो ऐसे कंपनी के सिरप को तो बिल्कुल भी रिकमेंड ना करें, बल्कि उनकी रिपोर्ट करें कि फलानी कंपनी की कफ सिरप आई है जिसमें लेबल नहीं लगा हुआ है। लेबल जिसमें लगा है उसमें लिखा हुआ है 4 साल से कम को नहीं देना है, और वही ऑथेंटिक कंपनी है कफ सिरप बेचने के लिए। बाकी जो लोग बिना लेबल लगा के और कफ सिरप सप्लाई कर रहे हैं, वो चाहे मेडिकल शॉप हो, चाहे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हो, सारे लोग दोषी हैं। कौन सोच सकता था कि कफ सिरप से भी मौत हो सकती है। सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि हमने तो 2 साल पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी। एडवाइजरी इंप्लीमेंट कराने का काम भी सरकार का था। अगर राज्य सरकारों ने इस पर अमल नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। राज्य सरकारें यह कहकर नहीं बच सकती कि डॉक्टर्स ने कफ सिरप क्यों प्रेस्क्राइब किया। इस लापरवाही में सब बराबर के दोषी हैं। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जरूर तैयार किया जा सकता है कि आगे से किसी मासूम की मौत कम से कम कफ सिरप की वजह से तो ना हो। इससे इतना तो सीखा जा सकता है कि दवाएं बनाने वाली कंपनियां
स्टैंडर्ड प्रोसीजर का इस्तेमाल करें, दवा में मिलावट करने वालों को सख्त सजा मिले। अब से थोड़ी देर पहले कानपुर की मरकज मस्जिद के पास एक धमाका हुआ है। अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कानपुर के मिश्री बाजार में जो मरकज मस्जिद है उसके आसपास कुछ टू व्हीलर पार्क थे। इन्हीं टू व्हीलर्स में भयंकर धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस, एंटी बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस अफसरों ने बताया कि मस्जिद के पास पार्क में स्कूटर्स में जो धमाका हुआ उनमें से एक की डिटेल मिल गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, जो जगह है ये मूलगंज थाना के अंतर्गत आती है, मिश्री बाजार नाम का एरिया। यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, जो स्कूटी के नंबर भी हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फोरेंसिक टीम भी आई है। वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर ली। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है। उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। रात की बात है, इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई, लेकिन मस्जिद के पास पार्क स्कूटर्स में धमाका होना गंभीर बात है। इसके पीछे माहौल को खराब करने की साजिश भी हो सकती है। इसलिए पुलिस को पूरे मामले की जांच गहराई से करनी चाहिए, हकीकत पता लगाना चाहिए और आप सबको अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं प्रसिद्ध और सम्मानित संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आज प्रेमानंद महाराज को भी कहना पड़ा कि घोर कलयुग आ गया है। लोग किसी की हेल्थ को लेकर अफवाह कैसे उड़ा सकते हैं। असल में कुछ दिन से प्रेमानंद महाराज ने सुबह होने वाली अपनी पद यात्रा को बंद कर दिया है। बस इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका रोज डायलिसिस हो रहा है। इन अफवाहों को हवा देने के लिए प्रेमानंद महाराज के कुछ पुराने वीडियो पोस्ट किए गए, जिनमें प्रेमानंद जी का चेहरा सूजा हुआ दिख रहा है। जब यह अफवाह फैली तो हजारों भक्त प्रेमानंद जी महाराज का हालचाल लेने, उनके दर्शन करने वृंदावन पहुंच गए। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने भी इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू को वृंदावन भेजा। सोनी ने केली कुंज के साधुओं से बात की। उन्होंने बताया कि प्रेमानंद महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकांतिक वार्तालाप भी कर रहे हैं, रोज प्रवचन भी हो रहा है। जहां तक डायलिसिस की बात है तो प्रेमानंद जी की दोनों किडनी 20 साल पहले फेल हो गई थी, तभी से वो डायलिसिस पर हैं। केली कुंज के साधु ने बताया कि चूंकि प्रेमानंद महाराज अब तक श्री कृष्ण शरणम में रहते थे, इसलिए वो रोज राधा केली कुंज आश्रम तक 3 किलोमीटर की पदयात्रा करते थे। लेकिन अब वो आश्रम में ही शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए पदयात्रा बंद कर दी गई है। आज कुछ ऐसे भक्त भी मिले जो प्रेमानंद महाराज का प्रवचन सुनकर आए थे। इन लोगों ने बताया कि महाराज बिल्कुल ठीक है। आए तो बहुत खराब था, नहीं दर्शन हुए, लेकिन परसों हम ना 7 तारीख को सुबह में 3:30 बजे यहाँ अंदर प्रवेश किए, उनको दर्शन हुआ और भजन कीर्तन में हम शामिल हुए। स्वास्थ्य ठीक है। अभी जैसे एकांतिक देख रहे हैं तो महाराज जी एकांत बैठे हुए हैं और महाराज जी स्वस्थ ही हैं, वो स्वस्थ ही रहेंगे। वो उनको क्या हो सकता है। पहले पिछले हफ्ते हुआ था, लेकिन पता चला कि अभी उनका स्वास्थ्य खराब नहीं। और जो एकांतिक वार्तालाप में उनके चेहरे पे थोड़ा सूजन भी लगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए आए थे। बहुत दिन से सोच रहे थे आने के लिए, लेकिन बाहर में रहते थे इसलिए नहीं आ पाए। महाराज के स्वास्थ्य के बारे में चला कि वो थोड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हैं आश्रम में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बाहर अभी नहीं बात करेंगे। अब मैं आया रहा था तो वहाँ पे स्टेशन पे पता चला, तो मैं आया पता लगाने। जैसा कि स्वास्थ्य उनका बोल रहे हैं, पद यात्रा नहीं निकालते हैं। मजे की बात है कि आज कुछ भक्तों ने प्रेमानंद महाराज से भी सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ को लेकर चल रहे अफवाहों के बारे में पूछ लिया, तो महाराज ने हंसकर कहा, भक्त परेशान ना हो, घोर कलयुग है। जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया। ये 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल है। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज श्री सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली, और नकली को ऐसा लग रहा है असली है।
प्रेमानंद महाराज प्रसिद्ध संत हैं, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, उनके प्रवचन करोड़ों लोग रोज सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे संत के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह उड़ाना घोर पाप है। और मेरा आपसे कहना है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलती हैं उन पर यकीन न करें। इस तरह के किसी व्हाट्सएप मैसेज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड न करें। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की स्टार्मर को होस्ट करेंगे। दोनों नेता वर्ल्ड सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे। कल पटना में कांग्रेस नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। कल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। कल बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मायावती एक बड़ी रैली को एड्रेस करेगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।